एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये डायरेक्ट m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, यानी कि जो मानक रूप है उसी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन है जो यथातथ है या नहीं है। तो हम इसमें यथातथ होने की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ये यथातथ नहीं है। यथातथ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यथातथ में इसको बदलने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इसमें 4 पद है हमारे पास, 2 तो dx के पद है और 2 dy के पद है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 पद है। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करूँगा, रूल नंबर 1 को यूज में लूँगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हमारे पास 4 पद होनी चाहिए, 2 dx के होने चाहिए और 2 dy के होने चाहिए। तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा कि ये यूज में आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रूल नंबर 1 बनेगा या नहीं बनेगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हमें इस तरह के पद मिलने चाहिए, x dy प्लस y dx, 2 पद तो ऐसे मिलना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, इनके साथ में कांस्टेंट हो सकता है, और x y के यहाँ पे a b घात में जितने भी आएंगे वो सब कॉमन आ जाने चाहिए। दूसरा पद भी ऐसे ही मिलना चाहिए हमें, x y इसकी घात b a डैश b डैश कुछ भी आ सकती है, और यहाँ पे कॉमन आ सकता है। तो कॉमन में क्या आएगा, x dy ये बनेगा प्लस y dx बनेगा। इसके साथ में यहाँ पे कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे बनने चाहिए जो कोष्टक में है। तो ये हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हमें यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप देखोगे कि कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक पद उठा लेना, मैंने मान लो ये उठा लिया, यहाँ से मैंने उठा लिया y की पावर 4। देखो कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, हम केवल इसको चेक करेंगे वेरिएबल को। तो यहाँ पे y की पावर 4 dx है। तो देखो जब भी dx होगा तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, एक y होना चाहिए। देखो जहाँ पे देखो यहाँ पे dx है तो इसके साथ में एक y होना चाहिए, यहाँ पे dx है तो एक y, यानी कि एक y इसके साथ में होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि y की पावर को 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y dx बनेगा। कांस्टेंट को हम बाद में देखेंगे, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, अभी केवल हम चेक कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे y की पावर 3 को हमने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे देखो प्लस या माइनस कैसे भी एक पद आना चाहिए, लेकिन वो जो पद आएगा उसके अंदर क्या होगा, x dy इस तरह से होगा, क्योंकि आप देख सकते हो dy जहाँ पे भी होगा उसके साथ में एक x होगा। यहाँ पे भी dy है तो इसके साथ में क्या आ रहा है, एक x आ रहा है। तो एक ऐसा पद होना चाहिए यहाँ पर। अब मैं देखो dy को ये y क्यूब को वापस अंदर गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, y क्यूब, यहाँ पे देखो ये क्या है x, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x dy, यानी कि एक ऐसा पद भी होना चाहिए। कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट तो कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसा पद में हमें क्वेश्चन में मिलना चाहिए। तो आप देखोगे ये जो पद है ये क्वेश्चन में मिल गया, y की पावर 3 x dy, y की पावर 3 x और ये dy ये लास्ट में लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से बन जाएगा। तो बनाकर देखते हैं हम एक बार। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या नोट किया कि कौन कौन सा पद साथ में आएगा, एक तो ये इसका लास्ट वाला और ये जो फैक्टर है इसका भी लास्ट वाला पद ये साथ में आएगा। तो हम यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं कि इसको और इसको में साथ में लेना है, एक साथ में रखना है। और ये जो वाला पद है ये वाला पद, पहला वाला पद और ये दूसरा फैक्टर का पहला पद, इनको हमें साथ में रखना है और फिर आगे सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोष्टक के अंदर क्या किया, ये जो लास्ट के पत्ते ये वाला पद, ये वाला और ये वाला, तो इसको तो मैंने साथ में रखा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला पद और ये जो सेकंड पार्ट है इसका भी फर्स्ट वाला पद, इसको मैंने यहाँ पर साथ में रखा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो x की पावर y की पावर 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हो dy के साथ में केवल एक ही x आया, कांस्टेंट इसी कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट कितना भी आ सकता है। dx के साथ में केवल एक y आया, सेम टू सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो dy के साथ में केवल एक x आया और dx के साथ में केवल एक y आया। इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि रूल नंबर 1 यहाँ पे काम करेगा। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हमें IF लेना है, और IF किस तरह से लेंगे हम, IF लेंगे इस तरह से x की पावर h y की पावर h। तो ये हमारे पास IF हो गया। अब IF को हम क्या करते हैं, यथातथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन का जो मानक रूप होता है, क्वेश्चन का मानक रूप क्या होता है, m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इससे हम गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो क्वेश्चन है इसी रूम में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो IF है इससे हम गुणा कर देंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को जैसे हम गुणा करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगी। आप देख सकते हो मैंने इसको अंदर गुणा कर दिया, x की पावर h y की पावर h, इसको मैंने इसके अंदर और इसके अंदर हमने गुणा कर दिया। तो गुणा करने के बाद हमें ये मिल जाए, ये इक्वेशन मिल गया। अब ये जो इक्वेशन है ये तो यथायथ इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, यथातथ इक्वेशन है, क्योंकि हमने यथातथ बना दिया है इसको। तो यथातथ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अब h और k का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो
ये जो इक्वेशन है इसमें एच और के की ज़रूरत है। तो एच और के कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट मेथड बताया था थ्योरी के अंदर, लेकिन वो मेथड वो क्या था, यहाँ पे ए प्लस का एच प्लस का 1 इक्वल टू एम इक्वल टू बी प्लस का के प्लस 1 अपॉन एन, और दूसरा इक्वेशन क्या था, ए डैश प्लस एच प्लस 1 अपॉन एम डैश इक्वल टू बी डैश प्लस के प्लस 1 अपॉन एन डैश। ये था, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम और एच और के का मान हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको एक दूसरा मेथड वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो ये एक केवल एग्जाम्पल नंबर 4, केवल इसी एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये मेथड यूज में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट वो यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। और ये जो मेथड है इससे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर भी मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन ये समझाऊंगा मैं जब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो उसके लास्ट में मैं आपको ये सोल्व करके दिखाऊंगा एक बार कि इससे भी हम एच और के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरा मेथड समझा देता हूँ। यहाँ पे वो मेथड क्या कहता है हमें कि एच और के का मान कैसे मिलेगा। तो ये क्या है, ये जो इक्वेशन है ये यथातथ इक्वेशन है। तो यथातथ इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, यथातथ का कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो यथातथ का कंडीशन कहता है इस तरह से कि ये हमारे पास ये जो मानक रूप है, देखो पहले हमारे पास मानक रूप ये था, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है इस रूप में। अब ये है हमारा मेन क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे इससे। एम जो मानक रूप है इससे हम इसको तुलना करेंगे, तो हमें यहाँ पे एम और एन का मान मिलेगा। तो आप देख सकते हो एम का मान तो हमें ये मिलेगा, यहाँ पे देखो dx के साथ में जो भी आएगा वो एम होगा। तो ये हो गया हमारे पास एम, तो एम को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो dy के साथ में जो भी लिखा हुआ है वो क्या होगा, एन। तो ये क्या है हमारे पास एन, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया एन का मान। तो एम और एन दोनों में यहाँ पे मिल चुके, एन का मान ये मिल चुका है और एम का मान हमें ये मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यथातथ होने की कंडीशन लगाएंगे। यथातथ होने की कंडीशन होती है इस तरह से, एम का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष ये बराबर होना चाहिए एन का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष। क्योंकि ये क्या होना चाहिए, यथातथ की कंडीशन क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि अब ये क्या है, यथातथ है। तो यथातथ की कंडीशन का पालन करेगा। तो हम यहाँ पे देखो m का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष और n का आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और दोनों को कर देंगे यहाँ पे बराबर। बराबर करने के बाद हमें यहाँ पे h और k का मान मिलेगा। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m का आंशिक अवकलन करूँगा y के सापेक्ष, तो हमें ये मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, n का आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। यहाँ पे ये किसका मान हमारे पास, dm अपॉन आंशिक अवकलन कर रहा है हमने dy, ये आंशिक अवकलन किया y से, और ये किसका मान है, तो ये मान हमारे पास n का आंशिक अवकलन किया था हमने x के सापेक्ष। तो इसका मान तो हमें ये मिला है और इसका मान हमें ये मिला है। तो इसी को हमने यहाँ पे बराबर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो यथातथ की कंडीशन में लिखा हुआ है कि हमें दोनों को बराबर करना है। अब इससे हम क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। इससे हमें दो इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, h+2 और y की पावर k, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी आपको सेम घात दिख रही है, तो आप क्या करोगे, बराबर कर दोगे इसको और इसको, क्या करोगे, बराबर करोगे। अगले पेज में करेंगे हम, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या करने वाले हम। तो इस पेज में तो हमने बस केवल इतना सा सोल्व किया। अब आगे वाले पेज में हम और भी सोल्व करेंगे, और आगे वाले पेज में इसको भी हम यूज में लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम आगे वाले पेज में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले पेज में हमने लास्ट पेज में ये इक्वेशन प्राप्त कर ली थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घात देखेंगे। तो इसकी ये घात और ये घात दोनों में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्योंकि घातें बराबर है तो इसका जो गुणांक है वो भी बराबर होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये घात और ये घात, यहाँ पे x की घात h, y की घात k+1, x की घात यहाँ पे भी h आ रही है, y की घात k+1 आ रही है। तो यहाँ पे ये पद, ये वाला पद यहाँ पे ये नीचे बराबर, ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको मैं बराबर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको और इसको क्या कर रहा हूँ, घातों का गुणांकों की तुलना कर रहा हूँ। तुलना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये और इस साइड में ये दोनों तो बराबर मिल जाएंगे, और फिर इस साइड में ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस घात के अंदर क्या किया, इसका गुणांक यहाँ पे उठा लिया, और इसके अंदर भी ये घात थी यहाँ पर, तो इसका गुणांक मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया। क्योंकि घातें बराबर है, यानी कि पूरा पद बराबर है, तो गुणांक भी बराबर होना चाहिए। और फिर ऐसा हमने क्या किया, यहाँ पे देखो x की पावर h, y की पावर k+3, तो यहाँ पे इसका गुणांक और इसका गुणांक ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, तो हमने इसका भी कंडीशन लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे घात में 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो इसको और इसको हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने यहाँ पे दोनों के गुणांक बराबर कर दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो एक तो h है और एक k है, तो इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हो। इन दोनों को सोल्व करने के लिए तो आपने पहले पढ़ रखा है, 10th से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम कि दो इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको सोल्व करके h और k प्राप्त कर सकते हैं। तो h और k का मान मिलेगा हमें यहाँ पे, h का मान मिलेगा ये और k का मान मिलेगा हमें ये। अब हमें यहाँ पे h और k का मान तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो हमारा जो m और n है वो भी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो m हमें क्या मिला था, इस तरह से मिला था। लास्ट पेज में हमने प्राप्त किया था ये m का मान तो ये मिला था और n का मान ये मिला था, लेकिन इनमें क्या था h और k आ रखा, तो h और k का मान हम यहाँ से रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, m का मान ये मिल जाएगा और n का मान ये मिल जाएगा, क्योंकि हमने h और k का मान इसमें रख दिया। इनमें h और k का मान रखा तो हमें ये मिल गया m का मान और n का मान। अब m और n भी हमें मिल चुका है और हमें पता चल चुका है कि यथातथवी समीकरण बदल चुकी है। तो अब हल करने का जो तरीका था वो यूज में लेंगे हम। यहाँ पे हल करने का जो तरीका वो क्या कहता है कि हमें ज्ञात करना है p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। तो यहाँ पे हम p ज्ञात करेंगे, तो p ज्ञात करने का सूत्र हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो p ज्ञात करने का सूत्र होता है ये इस तरह से कि हमें समाकलन करना है m का dx के साथ। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो m होगा यहाँ पे m का, यहाँ पे m के अंदर y के पद भी आएंगे। आप देख सकते हो m के अंदर y के पद भी है, तो y को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे y तो क्या है, कांस्टेंट है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो m का मान यहाँ पे रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे m का मान रख दिया, m का मान रख दिया। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, y को यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष। और इसका जो फॉर्मूला था, जब हमने यथातथ अवकल समीकरण पढ़ी थी तब भी हमने पढ़ा था कि इसके साथ में क्या होगा, y कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे y तो कांस्टेंट है और फिर इसका अवकलन तो, इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि देखो y तो कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे तो x की घात के रूप में, ये भी x की घात के रूप में, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आपको आता है। कैसे होता है, x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही तो होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे घात प्री में या भिन्नात्मक आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको यूज में लेना और इसको सोल्व कर लेना। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो आपको ये मान मिलेगा p का। तो आप देख सकते हो आपको p का मान इस तरह से मिल जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। अब p का मान तो आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको ज्ञात करना है फंक्शन ऑफ y, क्योंकि आप देख सकते हो p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, ये करेंगे इक्वल टू c, ये होता है हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे हमने ये तो प्राप्त कर लिया, अब ये प्राप्त करेंगे। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ। इस तरह से होता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं n माइनस आंशिक अवकलन करते हैं p का y के सापेक्ष और इसका इंटीग्रेशन करते हैं फिर y के सापेक्ष। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमें क्या चाहिए, ये फंक्शन ऑफ y ज्ञात करने के लिए p का आंशिक अवकलन चाहिए y के सापेक्ष। तो ये जो p है इसका आंशिक अवकलन करूंगा y के सापेक्ष, तो इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो लास्ट पेज में हमने जो इक्वेशन प्राप्त की थी वो हमने ये प्राप्त की थी। यहाँ पे देखो लास्ट पेज में हमने n का मान और n का मान तो हमने ये प्राप्त कर लिया था लास्ट पेज में, और p का मान हमने ये प्राप्त कर लिया था। अब देखो p का मान भी हमने प्राप्त कर रखा है, n का मान भी हमने प्राप्त कर रखा है, और हमें चाहिए ये फंक्शन ऑफ y। और फंक्शन ऑफ y ज्ञात करने का तरीका क्या है, हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा और हमें ये भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो n तो हमने पहले से ज्ञात कर रखा, p भी हमने ज्ञात कर रखा, लास्ट पेज में हमने ज्ञात कर लिया था ये सब। तो हमें क्या करना है, p का आंशिक अवकलन करना y के सापेक्ष, इसको हम क्या करेंगे n के अंदर से माइनस करेंगे और y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो आप देखोगे n का मान तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आज से ये लेकर यहाँ तक। तो आप देख सकते हो ये मैंने सेम टू सेम n का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, और फिर इसके बाद में हम क्या किया, इसका आंशिक अवकलन किया y के सापेक्ष, यानी कि जो p है इसका आंशिक अवकलन करोगे y के सापेक्ष तो आपको मिलेगा ये इक्वेशन। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखो ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, फिर ये तो ये पूरा पहला पद कैंसिल हो चुका है यहाँ पर, और दूसरा वाला जो पद है इसमें भी आप देख सकते हो ये और ये दोनों सेम है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मान क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया, और यहाँ पे लास्ट में dy है, तो इसका मान तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे fy तो 0 हो जाएगा अब हमारे पास। तो आप देख सकते हो fy का मान हमें क्या मिला है, 0 मिला है। तो fy तो हमें 0 मिल चुका है। और दूसरा तरीका क्या है fy ज्ञात करने का, fy ज्ञात करने का दूसरा तरीका भी हमारे पास वो इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे देखो n है, n को वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे fy तो
एफ वाई का मान तो हमें 0 मिला था, कैसे मिला था वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसका मान क्या हो गया, 0 गया। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ एफ वाई ज्ञात करने का। हमारे पास जो एन है उसको ध्यान से देखना, आप एन को ध्यान से देखना। एन में जहाँ पे भी एक्स है वो वाला पद को आप 0 से गुणा कर देना। यहाँ पे एन है, इसके अंदर एक्स है, तो इसको आप क्या करना, 0 से गुणा कर देना। यदि आप इसको 0 से गुणा करोगे तो ये वाला पूरा पद 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x है, तो इसको भी आप क्या करोगे, 0 से गुणा करोगे, तो ये वाला पद भी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे हमें n का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो n का जो भी मान होता है वही होता है फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, n का मान जो भी मिलेगा यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू में क्या मिल गया, डायरेक्ट 0 मिल गया। और 0 मिल गया तो हमें फंक्शन ऑफ y क्या मिल गया, 0। तो इस तरह से भी हम फंक्शन ऑफ y ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें फंक्शन ऑफ y का मान क्या मिल गया, 0 मिल चुका। तो मैंने आपको दोनों विधि समझा दी है। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो आप इस फॉर्मूले से भी, और डायरेक्ट जो तरीका था उससे भी ज्ञात कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखते हैं हम इस तरह से, p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। तो यहाँ पे देखो p का मान हमने प्राप्त कर लिया था पहले से, लास्ट पेज में हमने प्राप्त किया था। और यहाँ पे देखो c का मान भी हमने यहाँ पे, ये फंक्शन ऑफ y का मान भी हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ये क्या है, 0। तो इसको तो हम 0 कर देंगे। तो 0 करने के बाद क्या होगा, p और ये c, इन दोनों को ऐड करेंगे, वही आएगा हमारे पास इसका आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p और c को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p का जो मान था ये था, p का जो मान है ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो p का मान है उसके अंदर हमने क्या किया, c को ऐड कर दिया। यहाँ पे इस तरह बराबर में c लगा दिया। तो बराबर में c लगाने से क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ से हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे। 12 को भी यहाँ से हटाएंगे तो 12 से भी इसको गुणा कर देंगे। तो हम इसको 5 गुणा 12 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने इसको 5 और 12 से गुणा कर दिया, तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो गई। यहाँ पे इसको मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, और इसको मैंने क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। क्योंकि ये माइनस का था तो मैंने इसको बाद में लिख दिया, और ये प्लस वाला था तो मैंने इसको पहले लिख दिया यहाँ पर। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो c है, c भी 12 और 5 से गुणा हो गया, तो ये इस तरह से हो गया। और मैंने इसके साथ एक काम और किया, मैंने इसको 13 से डिवाइड भी किया, क्योंकि यहाँ पे भी 13 आ रहा और यहाँ पे भी 13 आ रहा। तो मैंने इसको 13 से भी डिवाइड कर दिया ताकि ये 13 यहाँ से हट जाए। तो यहाँ पे 13 क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट इस तरह से बदल गया। अब ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, तो मैंने क्या किया, एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया। और नया कॉन्स्टेंट मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर हो गया ये। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।